नमस्ते और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जुबैर अहमद की तैयार की हुई एक कह सकते हैं बहुत ही विस्तृत गाइड है। हाँ। ये गाइड हमें तेल और गैस या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये गाइड मतलब कमाल की है। डिज़ाइन की सोच से लेकर वेल्डिंग, टेस्टिंग, सारे कागजात, हर चीज़ कवर करती है। एकदम वर्कशॉप लेवल पर समझने लायक। हाँ बिल्कुल। और समझने के लिए एक उदाहरण भी दिया है, जैसे मान लीजिए 500 किलोवाट ड्यूटी वाला एक्सचेंजर बनाना है, जिसका शेल कार्बन स्टील SA516 ग्रेड 70 का और ट्यूब्स स्टेनलेस स्टील SS316L की। सही, एक कॉमन कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्री में। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस पूरी निर्माण यात्रा को कदम दर कदम समझें, एक आइडिया से लेकर एक तैयार उपकरण तक। चलिए इस प्रक्रिया की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, पहली नजर में ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है ना, हाँ लग तो सकती है, पर इसे बहुत सोच समझकर व्यवस्थित चरणों में बांटा गया है और हर चरण का अपना एक खास महत्व है, खासकर जब हम सुरक्षा और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अच्छा। यहाँ पर टीमा और आस्मे जैसे कोड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका पालन करना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, आप समझिए, ये वो नींव हैं जो पक्का करती हैं कि उपकरण सही चलेगा और सुरक्षित भी रहेगा सालों साल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले दो अहम पड़ावों से, योजना और फिर इंजीनियरिंग डिजाइन। हाँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट की ज़रूरतें, मतलब स्पेसिफिकेशंस और एक डेटा शीट तैयार होती है। इसमें क्या मुख्य बातें होती हैं? इसमें देखिए सारी बुनियादी जानकारी होती है। जैसे हमारे उदाहरण में 500 किलोवाट की हीट ड्यूटी, यानी कितनी गर्मी ट्रांसफर करनी है। ओके। शेल साइड का तापमान क्या रहेगा, ट्यूब साइड का क्या रहेगा, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस और 180 डिग्री सेल्सियस। फिर प्रेशर शेल के लिए 10 बार, ट्यूब के लिए 12 बार। और हाँ, कौन से फ्लूइड्स बहेंगे, उनकी प्रवाह दर यानी फ्लो रेट क्या होगी, और किन कोड्स का पालन करना है, जैसे टीमा और एस्मे। ये सब उसमें लिखा होता है। समझ गई। एकदम सही कहा आपने। ये शुरुआती डेटा शीट ही समझिए पूरे प्रोजेक्ट की कुंडली है। सब कुछ इसी पर आधारित होता है। इसी डेटा के आधार पर फिर थर्मल डिजाइन होता है। थर्मल डिजाइन? हाँ, मतलब हीट ट्रांसफर एरिया निकालना, यानी ऊष्मा विनिमय के लिए कितनी सतह चाहिए। इसके लिए वो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे A = Q/U.F.LMTD वाला फॉर्मूला। ओह हाँ, ये इंजीनियरिंग में पढ़ा था, LMTD। हाँ, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। आसान शब्दों में हमें ये पता लगाना होता है कि भाई इतनी गर्मी ट्रांसफर करने के लिए कितनी बड़ी सतह चाहिए। थर्मल डिजाइन बताता है कितना बड़ा, और फिर आता है मैकेनिकल डिजाइन। अच्छा, वो तय करता है कितना मजबूत और कैसा दिखेगा। इसमें ट्यूब का साइज, जैसे उदाहरण में 19.05 मिलीमीटर, बाहरी व्यास, ट्यूब्स की संख्या, उनकी लंबाई, शेल का व्यास, उसकी मोटाई, ये सब तय होता है। शेल की मोटाई कैसे तय होती है? शेल की मोटाई के लिए ASME कोड के नियम हैं और उसमें कोरोजन अलाउंस यानी क्षरण भत्ता भी जोड़ा जाता है। कोरोजन अलाउंस मतलब जंग लगने का मार्जिन? हाँ, कह सकते हैं। आमतौर पर 1.5 से 3 mm, ताकि अगर समय के साथ मटेरियल थोड़ा घिस भी जाए तो भी उपकरण सुरक्षित रहे। फिर ट्यूब शीट की मोटाई, नोजल्स का डिजाइन, सपोर्ट्स, ये सब इसी चरण में फाइनल होता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि टीमा स्टैंडर्ड ज्यादातर एक्सचेंजर के टाइप और लेआउट को गाइड करते हैं, और ASME सेक्शन 8 खास तौर से प्रेशर झेलने वाले हिस्सों के सुरक्षित डिजाइन और निर्माण के नियम बताता है। अच्छा, तो मतलब पहले जरूरत समझी, फिर गणित लगाकर उसका आकार तय किया, और फिर इंजीनियरिंग से ये पक्का किया कि वो मजबूत और सुरक्षित बने। बिल्कुल। और इस चरण के अंत में जनरल अरेंजमेंट यानी GS स्केच और ट्यूब लेआउट शीट जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। हाँ, जो आगे फैब्रिकेशन में काम आते हैं। ठीक है, डिजाइन फाइनल हो गया। अब बारी आती है सही मटेरियल चुनने की और डिटेल्ड फैब्रिकेशन ड्राइंग्स बनाने की। सही। इसके लिए एक मटेरियल टेक ऑफ MTO लिस्ट बनती है। इसमें क्या क्या होता है? MTO में हर उस चीज की लिस्ट होती है जो चाहिए, जैसे शेल प्लेट के लिए SA516 ग्रेड 70 कार्बन स्टील, ये प्रेशर वेसल के लिए अच्छा माना जाता है। ट्यूब्स के लिए सीमलेस SS316L स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगता आसानी से। फिर ट्यूब शीट, गैस्केट जैसे स्पाइरल वाउंड टाइप, बोल्टन नट, अक्सर ASTM A193, A194 ग्रेड के, जो तापमान और प्रेशर झेल सकें।
और गाइड में मटेरियल सर्टिफिकेट MTC की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। ये MTC क्यों इतने जरूरी हैं? MTCs यानी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है कि जो मटेरियल सप्लाई हुआ है वो बताई गई केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मजबूती को पूरा करता है। अच्छा। ये ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए अनिवार्य है। सोचिए, अगर गलत ग्रेड का मटेरियल लग गया तो उपकरण प्रेशर में फेल हो सकता है। हाँ, ये तो बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, कुछ आइटम जैसे खास ग्रेड की ट्यूब्स या मोटी ट्यूब शीट, ये लॉन्ग लीड आइटम होते हैं। लॉन्ग लीड मतलब इनको बनाने या सप्लाई करने में ज्यादा वक्त लगता है, तो इनकी खरीद प्रक्रिया प्रोजेक्ट के शुरू में ही करनी पड़ती है ताकि बाद में इनकी वजह से काम ना रुके। मटेरियल ऑर्डर होने के साथ साथ डिटेल फैब्रिकेशन ड्राइंग्स बनती हैं। हाँ, आपने बताया था। ये सिर्फ साधारण स्केच नहीं होते, ये बहुत डिटेल्ड होते हैं। GA ड्राइंग, नोजल किस दिशा में किस एंगल पर लगेंगे, नोजल ओरिएंटेशन, ट्यूब शीट में हर छेद की बिल्कुल सटीक लोकेशन, ड्रिलिंग लेआउट, ट्यूब बंडल कैसे जुड़ेगा और सबसे जरूरी वेल्डिंग के सिंबल्स। वेल्डिंग सिंबल्स? हाँ, ये सिंबल्स ISO, AWS या ASME मानकों के अनुसार वेल्डर को बताते हैं कि वेल्ड किस तरह का करना है, कहाँ करना है, कितना बड़ा करना है। ये ड्राइंग्स ही वर्कशॉप में कारीगरों के लिए बाइबल की तरह होती हैं। वाकई, इन ड्राइंग्स में जिस स्तर की बारीकी चाहिए होती है वो तो हैरान करने वाली है। हर छोटी चीज मायने रखती है। हाँ, बहुत ज्यादा। जरा सी चूक महंगी पड़ सकती है। चलिए अब एक्शन वर्कशॉप फ्लोर पर शिफ्ट होता है। मटेरियल वर्कशॉप में पहुंच गया है। यहाँ आते ही पहला काम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले होती है मटेरियल की रिसीविंग इंस्पेक्शन। MTC को मटेरियल पर लगी मार्किंग से मिलाया जाता है। अच्छा, क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, मटेरियल के डायमेंशंस यानी माप चेक करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज तो नहीं हुआ या कोई दिखने वाला डिफेक्ट तो नहीं है। फिर मटेरियल को सही तरीके से स्टोर किया जाता है, ट्यूब्स को रैक पर ताकि वो मुड़े नहीं, प्लेट्स को जमीन से ऊपर रखकर ढककर ताकि जंग न लगे। ठीक है। इसके बाद असली निर्माण कार्य शुरू होता है। शेल प्लेट्स को रोल करके सिलेंडर बनाया जाता है, फिर उसके किनारों यानी सीम को वेल्ड किया जाता है। ट्यूब शीट्स में CNC मशीनों से या रेडियल ड्रिल से ट्यूब्स के लिए हजारों छेद किए जाते हैं। ये बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। और ट्यूब्स को ट्यूब शीट में फिट करने के क्या तरीके हैं? गाइड में रोलिंग, एक्सपेंशन और वेल्डिंग का जिक्र है। हाँ, 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है मैकेनिकल एक्सपेंशन या रोलिंग। इसमें ट्यूब के सिरे को ट्यूब शीट के छेद में डालकर एक टूल से फैलाते हैं, जिससे वो छेद में कसकर सील हो जाता है। ओके। दूसरा तरीका है ट्यूब के सिरे को ट्यूब शीट से वेल्ड कर देना। इसे स्ट्रेंथ वेल्ड कहते हैं। अच्छा, और हमारे उदाहरण वाले केस में क्या बेहतर है, जहाँ शेल कार्बन स्टील का है और ट्यूब्स स्टेनलेस स्टील? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये 2 अलग-अलग धातुएं हैं। अगर ये सीधे संपर्क में आए और वहां नमी या कोई कंडक्टिव फ्लूइड हो तो गैल्वानिक कोरोजन का खतरा बढ़ जाता है, मतलब एक धातु गलने लगती है। ओह। इससे बचने के लिए अक्सर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। ट्यूब को पहले रोल एक्सपैंड करते हैं ताकि वो अपनी जगह पर मजबूती से बैठ जाए, और फिर उसके साथ एक हल्का सील वेल्ड भी कर देते हैं। सील वेल्ड? हाँ, ये लीक प्रूफ जॉइंट पक्का करता है और डिसिमिलर मेटल के सीधे संपर्क को भी कम करता है। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है, 2 अलग मटेरियल की चुनौतियों को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। इसके बाद बाकी हिस्से जुड़ते होंगे, जैसे चैनल, बोनेट। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद चैनल, बोनेट यानी एंड कवर्स, नोजल्स वगैरह अपनी अपनी जगह पर वेल्ड किए जाते हैं। शेल के अंदर बैफल्स लगते हैं। बैफल्स ये क्या होते हैं? ये प्लेट्स होती हैं जो शेल साइड के फ्लूइड के फ्लो को गाइड करती हैं ताकि वो ट्यूब्स के ऊपर से ठीक से बहे और हीट ट्रांसफर बेहतर हो। फिर पूरी ट्यूब बंडल असेंबली को सावधानी से शेल के अंदर डाला जाता है और फाइनल फिटअप किया जाता है। वेल्डिंग, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत अहम किरदार लगता है, क्योंकि सारे प्रेशर वाले जोड़ इसी पर टिके हैं, है ना? एकदम सही। वेल्डिंग की क्वालिटी पर सब कुछ निर्भर करता है। इसके लिए एक वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन यानी WPS बनता है। इसमें क्या क्या तय होता है? WPS समझिए वेल्डिंग की पूरी रेसिपी है। इसमें सब कुछ लिखा होता है। कौन से बेस मेटल को जोड़ना है, जैसे SA516 ग्रेड 70, कौन सा फिलर मेटल मतलब वेल्डिंग रॉड या वायर जैसे ER70S6 इस्तेमाल करना है, वेल्डिंग की कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, SMAW स्टिक वेल्डिंग, GMAW मिग-मैग या GTAW टिग, क्या वेल्डिंग से पहले मेटल को गर्म करने यानी प्रीहीट की जरूरत है और कितने तापमान तक,
जैसे 50-150 डिग्री सी। वेल्डिंग के पास के बीच अधिकतम तापमान, इंटरपास टेम्परेचर कितना रखना है, जैसे 260 डिग्री से ज्यादा नहीं। और क्या वेल्डिंग के बाद पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट PWHT करना है। यह सब कुछ वेल्ड की क्वालिटी और मजबूती पक्का करने के लिए जरूरी है। लेकिन ये रेसिपी सिर्फ कागज पर तो नहीं रहती होगी, इसे टेस्ट भी तो करना पड़ता होगा। बिल्कुल सही। यहीं पर PQR यानी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड का रोल आता है। PQR? हाँ, WPS में लिखी रेसिपी के अनुसार एक टेस्ट पीस, एक कूपन वेल्ड किया जाता है। फिर उस कूपन से सैंपल निकालकर लैब में टेस्ट होते हैं। कैसे टेस्ट? जैसे टेंसाइल टेस्ट, कितना खिंचाव झेल सकता है। बेंड टेस्ट, मुड़ने पे टूटता तो नहीं। कभी कभी इम्पैक्ट टेस्ट भी, कि ठंड में भंगुर तो नहीं हो जाता। अगर ये सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तभी उस WPS को प्रोडक्शन वेल्डिंग के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। ये एक तरह से टेस्ट बेक है, ये साबित करने के लिए कि रेसिपी सही है और कोड की जरूरतें पूरी करती है। अच्छा, मतलब पहले रेसिपी टेस्ट होती है। हाँ, और सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं, वेल्डिंग करने वाले कारीगर, वेल्डर, वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए। ASME सेक्शन 9 जैसे कोड्स के तहत उनका भी टेस्ट होता है कि क्या वो उस WPS के अनुसार सही क्वालिटी का वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन के दौरान हर वेल्ड का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे वेल्ड लॉग या वेल्ड मैप कहते हैं। इसमें लिखा होता है कि कौन सा वेल्ड किस वेल्डर ने किया, कौन सा WPS इस्तेमाल हुआ, कब किया गया। ये सब ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर कभी कोई दिक्कत आए तो पता लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई। मतलब वेल्डिंग में वाकई कोई अंदाजा या तुक्का नहीं चलता, सब कुछ प्रमाणित प्रक्रियाओं और योग्य लोगों द्वारा ही किया जाता है। इससे भरोसा बनता है। बिल्कुल। अच्छा, वेल्डिंग हो गई, अब बारी आती है ये जांचने की कि सब कुछ सही बना है या नहीं। इसके लिए एक इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान ITP बनता है। हाँ, ITP। इसमें किस तरह की जांच शामिल होती है? ITP एक चेकलिस्ट या रोड मैप जैसा होता है। ये बताता है कि निर्माण के किस स्टेज पर कौन सी जांच करनी है, कौन करेगा, प्रोडक्शन टीम, QC इंस्पेक्टर, क्लाइंट या कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, और किन मानकों के अनुसार करनी है। इसमें शुरुआत मटेरियल वेरिफिकेशन से होती है, MTCs चेक करना। फिर डायमेंशनल चेक, क्या सब कुछ ड्राइंग के हिसाब से बना है। वेल्ड्स का विजुअल इंस्पेक्शन, VT, क्या वेल्ड दिखने में सही है, कोई अंडरकट या क्रैक तो नहीं। और फिर आता है NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का महत्वपूर्ण चरण। NDT यानी बिना उपकरण को तोड़े उसकी जांच करना। इसमें कौन कौन से तरीके मुख्य हैं? NDT का मकसद है वेल्ड के अंदर या सतह पर छुपी हुई खामियों का पता लगाना, जैसे दरारें, पोरोसिटी, स्लैग, जो बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। कौन सी खामियां? जैसे वेल्ड के अंदरूनी डिफेक्ट्स, प्रेशर झेलने वाले मुख्य वेल्ड्स जैसे शेल के लॉन्ग सीम, सर्कम्फरेंशियल सीम, नोजल कनेक्शन, ट्यूब टू ट्यूब शीट वेल्ड। इनके लिए अक्सर रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, RT, एक्सरे की तरह, या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, UT, सोनोग्राफी की तरह इस्तेमाल होती हैं। ये वेल्ड के अंदर झांककर डिफेक्ट्स का पता लगा सकती हैं। और सतह के लिए? सतह पर मौजूद दरारों को पकड़ने के लिए पेनिट्रेंट टेस्टिंग, PT, या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, MT की जाती है। PT किसी भी नॉन पोरस मटेरियल पे काम करती है। MT सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कार्बन स्टील पर ही काम करती है। और अगर स्टेनलेस स्टील जैसे अलॉयज इस्तेमाल हो रहे हैं तो PMI यानी पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी किया जाता है। PMI? हाँ, ये कंफर्म करने के लिए कि सही ग्रेड का अलॉय ही लगा है। ये सब जांचें डिजाइन कोड और क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होती हैं। और इन सभी जांचों के बाद आता है वो बड़ा टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट। इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट या हाइड्रो टेस्ट समझिए एक तरह का फाइनल प्रूफ है। ये साबित करता है कि हीट एक्सचेंजर डिजाइन प्रेशर झेलने के लिए तैयार है और उसमें कोई लीक नहीं है। कैसे करते हैं ये टेस्ट? इसमें उपकरण को पानी से पूरी तरह भर देते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते हैं, आमतौर पर डिजाइन प्रेशर के 1.3 गुना तक, या जो भी कोड या क्लाइंट ने तय किया हो। इस प्रेशर पर इसे करीब 30 मिनट तक होल्ड करते हैं और बहुत बारीकी से देखते हैं कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा या कोई हिस्सा फूल तो नहीं रहा, मतलब डिफॉर्मेशन। अच्छा। ये एक क्रिटिकल सेफ्टी टेस्ट है। इसे सफलतापूर्वक पास करने के बाद ही उपकरण को सर्विस के लिए फिट माना जाता है। अब हम निर्माण के बिल्कुल अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर जरूरत हो तो PVHT यानी पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ये कब और क्यों जरूरी होता है? PVHT खासकर तब जरूरी होता है जब मटेरियल की मोटाई ज्यादा हो या कुछ खास किस्म के स्टील जैसे क्रोम मॉली स्टील इस्तेमाल किए गए हों। क्यों? देखिए, वेल्डिंग की प्रक्रिया खासकर मोटे सेक्शन में मेटल के अंदर स्ट्रेस पैदा कर देती है। अगर इन स्ट्रेसेस को हटाया ना जाए
तो भविष्य में सर्विस के दौरान क्रैकिंग का खतरा रहता है। ओ अच्छा। पीवीएचटी में पूरे उपकरण या उसके वेल्डेड हिस्से को एक बड़ी भट्टी में रखकर कंट्रोल तरीके से बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। जैसे कार्बन स्टील के लिए 650 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर उस तापमान पर रखते हैं मोटाई के हिसाब से, और फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इससे वो अंदरूनी स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं और मटेरियल की टफनेस, मतलब चोट सहने की क्षमता, वो भी बेहतर होती है। पीवीएचटी के बाद फिनिशिंग का काम होता होगा, जैसे पेंटिंग। हाँ, पीडब्ल्यूएचटी के बाद अगर हुआ है तो, या एनडीटी पास होने के बाद सतह की तैयारी और पेंटिंग होती है। अक्सर ऐसे 2.5 स्टैंडर्ड तक सैंड ब्लास्टिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है? इससे सतह से सारा मिल स्केल, जंग, गंदगी हट जाती है और सतह थोड़ी खुरदुरी हो जाती है, जिससे पेंट की पकड़ मजबूत होती है। फिर स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्राइमर और टॉप कोट पेंट लगाया जाता है। और अगर जरूरत हो तो इंसुलेशन भी? हाँ, अगर एक्सचेंजर बहुत गर्म या ठंडे तापमान पर काम करने वाला है तो इस पर इंसुलेशन भी लगाते हैं, ताकि हीट लॉस या हीट गेन कम हो और आसपास काम करने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। और क्लाइंट की फाइनल मंजूरी के लिए FAT यानी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है। बिल्कुल। FAT में क्लाइंट या उनके द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर वर्कशॉप में आते हैं। और वो क्या चेक करते हैं? पुष्टि कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह की जांच कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सारे क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन की समीक्षा करते हैं। एक बार जब क्लाइंट FAT में संतुष्ट हो जाता है, तब उपकरण डिस्पैच के लिए तैयार माना जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है दस्तावेजीकरण, यानी QA पैक तैयार करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या-क्या मुख्य चीजें शामिल होती हैं? ये QA पैक एक तरह से उपकरण का पूरा बायोडेटा और क्वालिटी सर्टिफिकेट है। इसमें फाइनल एज बिल्ट ड्राइंग्स होती हैं जो दिखाती हैं कि असल में उपकरण कैसा बना है। सभी इस्तेमाल हुए मटेरियल के MTCs, क्वालिफाइड WPS और PQR, वेल्डर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स, सारी NDT रिपोर्ट्स, RT फिल्मों या UT रिपोर्ट समेत हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट, FAT रिपोर्ट, पूरा साइन किया हुआ ITP। काफी लंबी लिस्ट है। पेंटिंग और इंसुलेशन का रिकॉर्ड और एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस मैनुअल भी। ये पूरा दस्तावेजों का बंडल क्लाइंट को उपकरण के साथ सौंपा जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि उपकरण सभी जरूरी मानकों के अनुसार बना है। अंत में सही पैकिंग करके इसे भेज दिया जाता है। हाँ, पैकिंग भी ध्यान से करनी होती है, जैसे ट्यूब्स के अंदर नमी से बचाव के लिए VPI पाउडर डालना या ग्रीस लगाना, खुले नोजल्स पर कैप या ब्लाइंड फ्लैंज लगाना। और अगर इसे साइट पर इंस्टॉल करना हो तो धाने के लिए लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ता है और साइट पर पहुंचने के बाद जरूरत पड़ने पर दोबारा कुछ टेस्ट जैसे प्रेशर टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। और हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन सबसे ऊपर है। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के नियम हो, वेल्डिंग के लिए हॉट वर्क परमिट लेना हो या सही PPE पहनना हो। सही कहा। कुछ संक्षेप में कहें तो ये पूरी विस्तृत प्रक्रिया, जिसके हर कदम पर क्वालिटी चेक और डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, ये पक्का करती है कि बनने वाला हीट एक्सचेंजर न सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग ड्यूटी को कुशलता से निभाएगा, बल्कि ये सुरक्षित होगा, भरोसेमंद होगा और इंडस्ट्री के कड़े मानकों पर खरा उतरेगा। हर नट बोल्ट से लेकर हर वेल्ड और हर टेस्ट रिपोर्ट का अपना महत्व है। तो ये थी एक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के जन्म की कहानी, शुरुआती जरूरत की पहचान से लेकर एक तैयार, जांचे परखे और प्रमाणित उपकरण तक। जुबैर अहमद की ये गाइड वाकई दिखाती है कि इस काम में कितनी इंजीनियरिंग, कितनी कारीगरी, कितनी सटीकता और कितनी योजना लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ लोहे को जोड़ने का काम नहीं, ये तो विज्ञान, तकनीक और हुनर का संगम है। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें निर्माण की बारीकियों तक ले गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है मेरे मन में। हाँ, बताइए। ये गाइड मुख्य रूप से फैब्रिकेशन यानी निर्माण पर केंद्रित है, पर क्या हमें उपकरण के पूरे जीवन चक्र के बारे में नहीं सोचना चाहिए? पूरे जीवन चक्र से मतलब एक बार ये प्लांट में लग गया तो इसके रखरखाव, मेंटेनेंस में कितनी आसानी होगी? क्या इसे आसानी से खोला और साफ किया जा सकेगा? समय के साथ इसमें फाउलिंग मतलब गंदगी जमना, उसकी समस्या से कैसे निपटा जाएगा? और अंत में जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो इसे सुरक्षित तरीके से डीकमीशन कैसे किया जाएगा? ये तो बहुत जरूरी पहलू हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इन भविष्य की जरूरतों को, जैसे आसान सफाई के लिए बेहतर एक्सेस देना या फाउलिंग कम करने वाले डिजाइन फीचर शामिल करना या डीकमीशनिंग को आसान बनाने वाले मटेरियल या डिजाइन चुनना, क्या इनको हम शुरुआती डिजाइन स्टेज में ही बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं? कैसे ये लॉन्ग टर्म पहलू आज के डिजाइन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं या करने चाहिए? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें सिर्फ बनाने से आगे बढ़कर
पूरे जीवन काल की सोच को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। एक बेहतरीन विचार, भविष्य की चुनौतियों का समाधान आज के डिजाइन में ही खोजना, वाकई सोचने वाली बात है। इसी सोच के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है।